A very good evening to all of you. Today we will be starting our new topic जिसका नाम है डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो सबसे पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं अपन, इसके अंदर क्या है ऐसा जो पढ़ना ज़रूरी है और क्या चीज़ है जो अपन करेंगे इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ है जो मैं नहीं करा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप इसको देखोगे तो सिर्फ ये आएगा आधे पेज में सिलेबस के, बट जब इसको अपन करने जाते हैं तो ये काफ़ी वास्ट यूनिट है। सबसे पहला जो सब यूनिट है उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपके जो बेसिक टर्म्स होती हैं डेवलपमेंट के अंदर, जैसे पोटेंसी हो गया, कमिटमेंट हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, इंडक्शन, कम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशंस, जो काफ़ी सारी तरह की, जैसे आपके स्टेम सेल्स के अंदर प्लूरीपोटेंट हो गया, मल्टीपोटेंट हो गया, तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो आगे की सब यूनिट्स को एक बेस प्रोवाइड कराता है। और जो अपन या फिर जो मैं हमेशा करवाता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले, कि सबसे पहले अपन बेस से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तब आप एक के ऊपर एक उसके अंदर घुस सकते हो। अगर आप बेस से नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको बेस से स्टार्ट किया है, एटम से स्टार्ट किया है एकदम, तो इसलिए आपको वो इतने अच्छे से समझ में आ जाती है। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे भी अपन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट को, हर एक टर्म्स को जानेंगे पहले, उसके बाद में हम उस प्रोसेस के अंदर घुसेंगे जो डेवलपमेंट का एक्चुअल प्रोसेस होता है। तो कोई भी जब ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। गैमीट्स के फॉर्मेशन को अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उन गैमीट्स के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है, ब्लास्टुला, मोरुला स्टेजेस होती हैं, एंड देन फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो उन सबको अपन वन बाय वन इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से। तो अपन यहाँ पे एनिमल्स को डिस्कशन के अंदर प्रायोरिटी देंगे। प्लांट्स का डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि प्लांट्स थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हो कंपैरेटिवली कम पूछा जाता है एनिमल से, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और दूसरी चीज़, प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बोरिंग भी आप कह सकते हो, और थोड़ा सा कम समझने आने वाला है, इसलिए अपन उसको अवॉइड करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, या मैं कहूँ कि आपके CSIR में 70% जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से आएंगे। फिफ्थ यूनिट की ही बात कर रहा हूँ। फिफ्थ यूनिट के अंदर 70% क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा। जो मैं छोड़ रहा हूँ जैसे प्लांट्स वगैरह की चीज़ें हैं, जैसे ये यूनिट अपन नहीं करेंगे, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, ये आपको करनी है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है या फिर आप इस फील्ड के हैं तो आप इसको एक ट्राई देना। अगर आप नहीं है इस फील्ड के तो जस्ट अवॉइड इट। आप प्लांट के लिए सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी करो, वो इजी है एज़ कम्पेयर टू एनिमल फिजियोलॉजी। इजी मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे काफ़ी लोग फिजियोलॉजी से हैं तो वो लोग इस बात को मना करेंगे कि हार्ड नहीं है एनिमल फिजियोलॉजी, बट फिर भी यहाँ पे अपन प्लांट नहीं देखेंगे। बट ये जो 3 सब यूनिट्स हैं और थोड़ा बहुत ये अपन करेंगे। अगेन इसमें भी कुछ पोर्शन जो है प्लांट्स का है, तो इसको भी अपन अवॉइड करेंगे। बाकी यहाँ पे जो प्लांट्स का है वो है डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये आप 11th-12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट फिर भी अपन इसको यहाँ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं करा सकता हूँ, बट अपन अवॉइड करेंगे। अपन यहाँ पे जो मेन चीज़ करेंगे वो है A सब यूनिट, उसके अंदर A to Z सब कंप्लीट होगा। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, इनके अंदर अपन को मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है कि उसके अंदर गमीट्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसके अंदर जाइगोट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है बीज के अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर, जैसे एक्रोसोम रिएक्शंस होती हैं, आपके कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स एक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बीच में, वो अपन डिटेल में देखेंगे, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। एंड देन जाइगोट बनने के बाद में उसके अंदर क्या क्या क्लीवेजेस होते हैं, कैसे कैसे वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, एंड देन कैसे उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है। तो वो सब एम्ब्रियोजेनेसिस तक लेके वो सब अपन काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का देखेंगे। उसके अंदर एक है आपका ड्रोसोफिला। एम्फीबिया के अंदर अपन मोस्टली जीनोपस लेंगे, चिक्का करेंगे अपन, एंड ये वल्वा फॉर्मेशन कराऊंगा मैं C. एलिगेंस का। आई इंडक्शन करेंगे, लिम्ब डेवलपमेंट करेंगे, एंड और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ड्रोसोफिला सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन देखेंगे। और इनका सबका न्यूरॉन डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें अपन अच्छे से करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला का आपको याद होगा, 3rd यूनिट में अपन ने किया है, इसमें भी वही चीज़ पढ़ने को मिलती है।
और बी सब यूनिट के अंदर आपको गैमेट्स का प्रोडक्शन, सेल सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो स्पर्म और एग रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, एम्ब्रियोनिक पील्स, गैस्ट्रुलेशन। इनमें से क्वेश्चन जो हैं ये जो अगर आप ओवरऑल देखोगे सब यूनिट को, तो ये सब यूनिट मोस्टली मेमोराइज करने की है। इसमें कंसेप्ट जो हैं बहुत कम है। आपको प्रोटीन्स के नाम याद होने चाहिए कि अगर ये प्रोटीन एंटीरियर में है तो ये एंटीरियर को डिफाइन करेगा, ये पोस्टीरियर में है तो ये पोस्टीरियर को डिफाइन करेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ प्रोटीन्स के नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनिज्म के हैं और क्या रोल होता है उनका, वो इंपॉर्टेंट है। बट अपन इसको अच्छे से कवर करेंगे एक सीक्वेंस में, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब हर चीज़ गैमेटोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब अलग अलग दे रखा है सब इसमें सिलेबस में। बट अपन एक ऑर्गेनिज्म पकड़ेंगे, उसका अपन एग या फिर आप कह सकते हो गैमीट फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियोजेनेसिस तक सारा अपन एक साथ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे, उसका सारा एक साथ पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक जगह एक ही जगह आपको सारा मैटर मिलेगा, तो याद रखने में आसानी होगी। मैंने काफ़ी जगह देखा भी है, पढ़ा भी है मैंने काफ़ी जगह जहाँ पे अलग अलग पढ़ाते हैं। पहले वो ब्लास्टुला स्टेज पढ़ाते हैं ड्रोसोफिला की, फिर जीनोपस की पढ़ाते हैं, और फिर वो बाद में जाते हैं वापस वो ड्रोसोफिला वगैरह की ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस करवाते हैं। तो वो एक स्टूडेंट के लिए हार्ड हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए अपन एक साथ सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे कि अपन को याद हो जाए चीज़ें। तो ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कहानी है सारी। सबसे पहले इसका अपन बेस तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर मोस्टली सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे, इसलिए उनको पढ़ना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। कोई डाउट है अभी किसी को? यस गाइस। खुशी है कि प्लांट नहीं पढ़ना यहाँ। ओके देखो, CSIR जो है उसके अंदर प्लांट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं वो। ये मैंने भी नोटिस किया है और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मोस्टली प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन तो आते ही हैं। 5th यूनिट के अंदर वो प्लांट के क्वेश्चन कम पूछते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू एनिमल डेवलपमेंट। तो जो आपके मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्वेश्चंस वो ज़्यादा पुटअप करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको पता है ये प्रोटीन इस काम आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। स्कोरिंग यूनिट है ये, जो अपन करेंगे जितना मैं करा रहा हूँ अगर आप उतना भी कर जाएंगे तो इस यूनिट से अपन को कितने क्वेश्चन करने हैं? यस गाइस, आपको याद है वो चार्ट जो मैंने शुरू में दिया था आपको? इस यूनिट से अपन को 2 क्वेश्चन करने हैं। अपन इतना पढ़ेंगे कि आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको 2 एकदम परफेक्ट हिट मारना है उसके ऊपर कि आपको दोनों के अंदर 4-4 नंबर मिले। 8 नंबर यहाँ से स्कोर करने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो, मतलब आप कर पाओगे डेफिनेटली, तो वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो तो 2 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं, फिर छोड़ देना इस यूनिट को, इसका क्वेश्चन देखना भी मत। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो मैं दोबारा डिस्कस करूँगा एग्ज़ाम से पहले। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, और वो स्ट्रेटजी हमेशा काम आती है। तो आगे चलते हैं। एक बार सारे रिप्लाई करो तो मैं आगे चलूँ फिर। यस गाइज, एवरीवन प्लीज़ रिप्लाई समथिंग। ओके, यस, कुछ इमोजी वगैरह। ओके ओके, श्री गणेश किया जाए। ओके, तो सबसे पहली स्लाइड है, इसके अंदर बात हो रही है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका एक ओवरव्यू है जो अपन आज से 10-15 दिन तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम से कम क्लास में कराने की कोशिश करूँगा मैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो अभी तक 200 स्लाइड्स बनी हैं और अपन एक दिन में कम से कम यूँ मान लो 20 स्लाइड करते हैं, तो अपने 10 दिन का टॉपिक है ये वैसे तो, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा लंबा लेके जाऊँगा। 15 दिन मैक्स अपन इसको करेंगे, जिससे कि कोई बच्चा कुछ छोटी मोटी चीज़ भी रह गई हो वो अच्छे से कवर हो जाए। ओके, वो बाकी आपको पता ही है
कि अपन कभी भी 10-15 क्लास से ज़्यादा नहीं करते हैं कोई भी सब यूनिट की, और उतना ही काफ़ी होता है। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, यस। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो है गेमीट्स। तो आप सबको पता है कि डेवलपमेंट अगर आपको करना है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहली चीज़ उसको जो चाहिए वो है गमीट्स। और गमीट्स आते हैं एक आपके मदर के और एक आपके फादर के, तब जाके दोनों फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद में वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब उस जाइगोट के अंदर फर्दर चेंजेस आते हैं। क्या क्या फर्दर चेंजेस होते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है ग्रोथ। एक जाइगोट अगर इतना है तो उसकी साइज में इंक्रीमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी, इंटरनल ग्रोथ होगी उसकी। ओके, बट सेल डिवीज़न अभी नहीं हुआ है, ये सिर्फ ग्रोथ हुई है। अब इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्लीवेज जो होता है, अच्छा ये एक क्लीवेज हुआ है, ये दूसरा क्लीवेज हुआ है, मान लो ये पहला हो ही चुका था, ये दूसरा क्लीवेज हुआ है, फिर मान लो ये तीसरा हुआ है। ध्यान देना दोनों सब, ये 3 क्लीवेज मैंने यहाँ पे शो किए हैं। क्या चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे जो कि कॉमन है तीनों में? क्या चीज़ है जो आप ऑब्जर्व करोगे कि तीनों में कॉमन है? यस, आई एम टेस्टिंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। सेम साइज, यस, वेरी गुड। सेम साइज इज द इम्पॉर्टेंट। क्लीवेज जब होता है किसी भी सेल का, उसकी सेल की साइज हमेशा सेम रहती है। उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, कभी भी उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती है, ना उसकी साइज चेंज होती है। डिवीजन इक्वल होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म डिवाइड होता रहता है, बट ओवरऑल जब आप सेल को देखोगे तो उसकी शेप या फिर साइज जो है वो सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ओके, तो सेल डिवीजन में उसकी सेल का नंबर इंक्रीज होगा और ग्रोथ में उसकी साइज इंक्रीज होगी। तो ग्रोथ इनिशियली होती है बहुत कम टाइम के लिए, देन क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, एंड देन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन आप सबको पता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगेन सिग्नल्स मिलते हैं सेल को। एंड अच्छा, एक जाइगोट जो है उसके अंदर डिफरेंशिएशन होके वो एक इंसान बना देता है। तो ये जो सिग्नल्स मिले हैं इस जाइगोट को, वो कहाँ से आए हैं गाइस? एनी आइडिया? एक जाइगोट के अंदर सिग्नल कहाँ से आते हैं? डिफरेंशिएशन के, डिवीज़न के, या फिर एक पैटर्न फॉर्मेशन करना है उन सब के। तो प्रोटीन कहाँ से आता है? प्रोटीन से आते हैं, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से आता है? पैटर्नल, पक्का पैटर्नल? ओके, मैटरनल, ओके। ओके, तो इंट्रिंसिक सिग्नल होता है किसी भी डिफरेंशिएशन, या फिर आप कह सकते हो जब एक फेट की तरफ चलता है जाइगोट। जाइगोट इनिशियली प्लूरी टोटीपोटेंट होता है, तो जब वो फेट अचीव करता है अपना, तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन आने लगता है डिफरेंशिएशन के अंदर। मतलब अब वो एक स्टेम सेल की तरह नहीं बिहेव करके एक मेच्योर सेल की तरफ चलेगा, डिफरेंशिएट होने लगेगा, कमिटमेंट की तरफ वो चलने लगेगा। तो वहाँ पे चलते चलते वो जो सिग्नल्स जो इसको मिल रहे हैं कमिटमेंट करने के लिए या फिर अपनी पोटेंसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो सब इसके इंटरनल सिग्नल्स होते हैं मोस्टली। एक्सटर्नल में अगर आएंगे तो आसपास वाले सेल देंगे, कहीं बाहर से कोई भी सिग्नल मदर की बॉडी से या कहीं और से उसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का मोस्टली कंटेंट एक मदर डोनेट करती है। इसलिए मैटरनल प्रोटीन्स ऑलरेडी उसके अंदर एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो उसको फर्दर ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए बात। तो रही बात डिफरेंशिएशन में, उसके सेल्स का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि किसको हाथ बनाना है, किसको पैर बनाने हैं, किसको मुंह बनाना है, वो सब उसके अंदर डिफाइन होने लगता है। एंड देन पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन, यस गाइस, किसको कहेंगे पैटर्न फॉर्मेशन? क्या पैटर्न आपकी बॉडी शो करती है? किस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? यस, प्लीज रिप्लाई गाइस। यस श्रेया, शुभम श्री, आप भी रिप्लाई करो क्लास में। किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन आप कह सकते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता होगा?
नो आइडिया, ओके चलो कोई बात नहीं, अपन आगे देखेंगे। शोल्डर टू डिजिट फॉर्मेशन इज सिक्वेंशियल, ओके यस दैट इज राइट। तो पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि एक पैटर्न की तरफ, पैटर्न आपने देखा होगा, आप अपने फ़ोन में भी पैटर्न बनाते हो अनलॉक करने के लिए। तो एक पैटर्न जो होता है वो एक फिक्स होता है कि इस डायरेक्शन में ही चीज़ें होंगी या ऐसे ऐसे ही चीज़ें होंगी। पैटर्न का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका हेड जो है वो किधर है, आपके लेग्स लिम्स किधर रहेंगे, अलाइनमेंट कैसे रहेगा हाथ पैरों का, कहीं सिर के ऊपर हाथ तो नहीं निकालेंगे। ऐसा सब जो होता है वो सारा पैटर्न एक बना हुआ होता है कि पहले हेड होगा, देन नेक होगा, देन चेस्ट होगा, हैंड्स होंगे, स्टमक होगा एंड देन लेग्स होंगे। ये सब आपका पैटर्न के अंदर आता है। तो इसका पैटर्न फॉर्मेशन करने के लिए भी अलग अलग प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो अपन अगेन आगे देखेंगे। एंड लास्ट इज मॉर्फोजेनेसिस। जो भी आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं किसी भी इंसान को या जानवर को, आपको देखते हो आप उसके अंदर, तो सब हर चीज़ इंसान नहीं होती है। हर कुछ लोग, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, कुछ आपके इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो उन सब में जो डिफरेंशिएशन है मॉर्फोजेनिक, वो सब अंदर के किसी प्रोटीन्स की वजह से आया है। उन्हीं की वजह से उनको एक डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर मिला है, जिसकी वजह से अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है उसको फर्दर एडल्ट में कन्वर्ट करती हैं। एडल्ट अगेन गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है और ये साइकिल अगेन जो है वो कंटिन्यू होती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है डेवलपमेंट का। ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। बट एक डेवलपमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। उन टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म है वो है पोटेंसी। तो पोटेंसी नाम से काफ़ी सुना होगा आपने नाम इसका। तो अगर एक हिंदी में आप बोलना चाहो पोटेंसी को, तो आप क्या बोलोगे हिंदी में पोटेंसी को? यस गाइस, एनी गुड वर्ड? एबिलिटी, ओके यस। तो आप कह सकते हो कि क्या क्या है उसके उसके अंदर, वो क्या कर सकता है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि आपके अंदर क्या पोटेंसी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में जो इंसान कर सकते हैं। खैर, तो वो उसकी पोटेंसी होगी। तो यहाँ पे आप देखो, पोटेंसी इज एन एंटायर एप्रोरिएट ऑफ द सेल टाइप्स a particular cell can give rise to in all possible environments। तो सबसे ज़्यादा पोटेंसी कौन से सेल की होगी गाइस? पोटेंसी मतलब कि वो किस हद तक जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि एक ह्यूमन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंसी कौन से सेल की होगी? स्टेम सेल की, पक्का? कोई और जो स्टेम सेल से पहले आता है? यस मंजिल? ICM, इनर सेल मास। फिर से आप इस पेज पे जाओ, यहाँ पे बताओ मेरे को कि सबसे ज़्यादा पोटेंसी कौन से सेल की होगी? कौन सा सेल है यहाँ पे? यस दैट इज राइट, जाइगोट की। तो जाइगोट जो है वो एक पूरे इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है, एक पूरे इंडिविजुअल को बना सकता है। इसलिए वो एक हाईली पोटेंट सेल होता है। वो किसी भी, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो जाइगोट जो होता है उसके अंदर पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर अपन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, सेल फेट। सेल फेट मतलब उसकी किस्मत में क्या लिखा है। जैसे आप लोग अगर PhD की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आप सब लोग मान लो कि PhD करके प्रोफेसर बन गए, तो आप सबका फेट जो है वो प्रोफेसर है। अपन को पता नहीं है, बट हाँ अपन कह सकते हैं कि प्रोफेसर है। तो सेल फेट मतलब आने वाले टाइम में डेवलपमेंट कर करके वो इंसान या वो सेल कहाँ तक चला जाएगा, वो अपन उसका सेल फेट होता है। डिस्क्राइब व्हाट इट विल बिकम इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो अगर मैं बोलूँ एक जाइगोट के अंदर यहाँ पे आइज़ बनेंगी इस सेल से, तो वो इसका फेट है, आइज़ बनना है इसका फेट हो गया। और पोटेंसी और फेट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कौन सी बड़ी चीज़ है? ऑब्वियसली पोटेंसी बड़ी चीज़ है। फेट उसका क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। मैंने बोला आइज़ ही बनेंगी, तो मैंने उसको एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसको सिर्फ आँख ही बनानी है। ये आँख के आसपास का कोई भी स्ट्रक्चर या फिर एक पूरी बॉडी का कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। इसलिए सेल पोटेंसी जो होती है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होती है फेट के। ग्रेटर दैन और इक्वल टू फेट, ध्यान रखना, इक्वल टू भी हो सकती है पोटेंसी के। अगर मैं बोलूँ कि ये सेल पक्का ही आइज़ बनाएगा, तो इसकी सेल पोटेंसी आइज़ बनाने की है और इसका फेट भी आइज़ बनाने का है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि ये हाथ का सेल है, हाथ के सेल की पोटेंसी का मतलब वो अंगुलियाँ भी बना सकता है, वो पाल्म भी बना सकता है, वो रिस्ट भी बना सकता है, और वो अदर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकता है। उसकी पोटेंसी जो है उसकी फेट से बहुत ज़्यादा है। और पोटेंसी जो होती है मतलब वो क्या कर सकता है, वो एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये आप सबको पता होना चाहिए। आप भी दुनिया में क्या कर सकते हो ये आपको भी अंदाज़ा नहीं है, बट जब आप करोगे
तो उसकी सारी जो पावर आती है वो आपके मन में से आती है, अंदर से आती है। इसलिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एक पोटेंसी। सेल्फ वेट इज इक्वल टू पोटेंसी प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो सेल्फ वेट मतलब आप कहाँ, तो आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपकी पोटेंसी है कि आप प्रोफेसर बन जाओगे, बट एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, क्या एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिवली वे में उसको आगे लेके जा रहा है या नेगेटिव वे में आपको पीछे लेके आ रहा है। तो आपका जो फेट है, अल्टीमेटली जो फेट है, मैं अगर ऐसे मानूं कि आप शायद प्रोफेसर बनोगे, तो शायद, वो शायद क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एनवायरनमेंट भी वहाँ एक रोल प्ले करता है। अब आप 12th में साइंस ले लेंगे, साइंस लेने के बाद में आप बोलोगे मैं डॉक्टर बनूंगा, बट हुआ क्या, दो रिलेटिव आए, दो रिलेटिव आके बोले नहीं नहीं डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, तुम बीएससी कर लो। तो तुमने क्या किया, तुम्हारी पोटेंसी तो बहुत ज़्यादा थी बट तुम बाहर एनवायरनमेंट की वजह से बीएससी में चले गए, तो वो तुम्हारा एक फेट चेंज हो गया है ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो इसलिए सेल्फ फेट जो है वो पोटेंसी और एनवायरनमेंट दोनों के इन्फ्लुएंस के बाद मिलता है। सेल्फ फेट बिकम इंक्रीजिंगली रेस्ट्रिक्टेड अंटिल अ सेल इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड। जब तक आप प्रोफेसर नहीं बन जाते हैं तब तक आपका सेल्फ फेट जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो पीएचडी कर रहे हैं आप, पीएचडी के बाहर आप क्या बनोगे, प्रोफेसर। पीएचडी से पहले ये जो 5 साल हैं आपके पास में, और पीएचडी से पहले ये नेट का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आप ठीक है कमिटेड हो कि मैं पीएचडी करूँगा, आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, आप अपने टारगेट की तरफ जाते जा रहे हैं, आप पीएचडी में चले गए हैं, आप 1 साल में गए, दूसरे साल में गए, तीसरी साल में गए। अब आप क्या यहाँ से वापस पीछे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आपको बहुत ज़्यादा जोर आएगा अगर आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो दूसरी ब्रांच में। यहाँ से फिर और आगे जाओगे तो आपको और चांसेस कम हो जाएंगे बाहर आने के, और कम हो जाएंगे, और प्रोफेसर अगर आप बन गए तो फिर कोई चांस नहीं है आप वापस आएंगे। तो इसलिए जैसे सेल्फ वेट आता जाता है वैसे वैसे आपकी जो सेल्फ पोटेंसी है वो रिस्ट्रिक्ट होती जाती है, जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं हो जाते हैं पूरे एनवायरनमेंट से। ओके गाइज, ये एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है सभी को? यस, ओके। सेल्फ वेट एंड पोटेंसी आर प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्टेड, ये आप समझ गए होंगे कैसे। जैसे जैसे आप आगे एक सेल जो है फर्दर डेवलपमेंट में जाएगा, उसकी सेल्फ वेट जो है वो आता जाएगा, वैसे वैसे उसकी पोटेंसी जो है वो रेस्ट्रिक्ट होती जाएगी, होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट जो आप करते हैं, खासकर आजकल के लड़के लड़कियां जो एक दूसरे को कमिटमेंट करते हैं कि हम इतने साल साथ रहेंगे, और फिर अगले दिन उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये जो कमिटमेंट है इसका मतलब हो गया कि आपने पोटेंसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं सेल के ऊपर आ रहा हूँ। रेस्ट्रिक्शन इन पोटेंसी मतलब आप ये चीज़ें कर सकते थे, बट मैं अगर आपको बोलूँ कि एक बच्चा 1000 चीज़ें कर सकता है दुनिया में, बट उसने 12th में जाके साइंस ले ली, तो वो 1000 चीज़ें नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वो लिमिटेड चीज़ें कर पाएगा जो एक साइंस का स्टूडेंट कर सकता है। तो सेम चीज़ कमिटमेंट में होती है। आप अगर एक बार कमिट कर चुके हैं किसी चीज़ को, तो आपकी पोटेंसी कम हो जाती है, आप और कहीं नहीं जा सकते, आपको सिर्फ उसी एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर कमिटमेंट। एंड लास्ट इज डिफरेंशिएशन। जब आप उस फेट पर अचीव हो जाते हैं, जब आप सारा काम कर लेते हैं, तब आपका डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाता है। अब आप कहीं हिल नहीं सकते हैं, आपको जो करना था जीवन में, जो करने आए हो आप, वो आप अचीव कर चुके हो, अब आगे नहीं जाना है। यस, डिटर्मिनेंट। तो ये 4 टर्म समझ में आई सभी को? पोटेंसी, सेल्फ वेट, कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन। क्या आपको लग रहा होगा कि हमें सब आता है, बट आगे जैसे जैसे अपन चलेंगे वैसे वैसे यही टर्म्स आपको परेशान करेंगे, इसलिए इनको पढ़ाना ज़रूरी है। खासकर कई लोग यहाँ पे नए हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। कितने लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको? अवदेश, कंट्रोल कंट्रोल, स्लो, एकदम स्लो चलो आप। अभी सिर्फ अपन पोटेंसी की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ अपन कमिटमेंट और डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। ऑटोनोमस, कंडीशनल, ये सब आगे आएंगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वो भी समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगे। ओके, डाउट्स नहीं रहेंगी। ठीक है, आप स्लो हो जाओ थोड़ा सा, अच्छे से अपन करेंगे इसको। ओके, हर टर्म आएगी जो आपके दिमाग में चल रही है अभी। ओके, कंडीशनल और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है, वो अलग चीज़ है, वो अपन आगे देखेंगे। ओके, वो कमिटमेंट का एक पार्ट होता है। ओके, हो जाएंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अच्छे से पूरा पहली बार पढ़ रहे हो आप। ओके,
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आए यूनिट, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इजी है, आ जाएगी समझ में। मेरे साथ साथ रहना, रिवीजन के साथ चलना तो आ जाएगी। आगे चलते हैं और कुछ टर्म्स के ऊपर। सबसे पहली है प्रोजेनिटर सेल। प्रोजेनिटर सेल्स सुना होगा आप लोगों ने नाम, कि जैसे ब्लड सेल लीनिएज की अगर मैं बात करूं तो ब्लड सेल लीनिएज में सबसे पहला सेल होता है आपका हेमोपोइटिक स्टेम सेल। उस हेमोपोइटिक स्टेम सेल जो होता है उससे आपके सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो एक सबसे ऊपर बैठा रहने वाला एक स्टेम सेल होता है। उसके पास में पावर होती है कि वो बहुत सारे, मतलब वो एक तरह का स्टेम सेल होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले अपन स्टेम सेल के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं, आप सबको पता है कि स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की तरफ डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जैसा अपन उनको स्टिमुलस देंगे वो उस तरह से डिफरेंशिएट हो सकती हैं। तो डिफरेंशिएशन जैसे अपन ने अभी पीछे बात करी कि पहले पोटेंसी होती है, फिर सेल फेट मिलता है, कमिटमेंट होता है, एंड देन डिफरेंशिएशन होता है। तो ये सब आपके एक जो स्टेम सेल होता है उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आप उसको कैसे एनवायरनमेंट में रख रहे हो, उसको कैसे सिग्नल्स दे रहे हो, उस हिसाब से वो सेल फेट को अचीव करेगा और डिफरेंशिएट होगा। तो अपन कोई स्टेम सेल को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो स्टेम सेल्स भी काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। उनमें सबसे पहला स्टेम सेल होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल, जिसको अपन ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। ऐसे स्टेम सेल्स जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको अपन टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। इट फॉर्म्स बाय द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग, जिसका मतलब हो गया एक जाइगोट। तो जाइगोट इकलौता टोटीपोटेंट सेल है जो कि कंप्लीटली एक एंटायर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है। इसको अपन ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट वो स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट तो किसी भी टिश्यू में हो सकते हैं, बट प्लेसेंटा के टिश्यू को नहीं बना सकते हैं। अब आपको पता है कि प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन बॉडी में। गैसेस एक्सचेंज करती है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करती है, टॉक्सिक केमिकल्स का इन एंड आउट करती है एक एम्ब्रियो के अंदर से। तो प्लेसेंटा का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है तो प्लूरीपोटेंट जो सेल्स होते हैं वो एक एंटायर ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एंटायर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए प्लेसेंटा की जरूरत है, और ये प्लेसेंटा को नहीं बना सकते हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट के अगर कंपेयर करें तो अपन, तो टोटीपोटेंट की पोटेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लूरीपोटेंट। समझ हो रहा है, समझ आ रही है दिमाग में चीज़ें कि टोटीपोटेंट जो है उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लूरीपोटेंट। ओके, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट हो रहा है अब धीरे धीरे। ओके, स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इन एनी टिश्यू except for placental tissue. Next is multipotent. अच्छा, ये प्लूरीपोटेंट टोटीपोटेंट, यहाँ पे एग्जांपल देखो आप। टोटीपोटेंट है आपका जाइगोट और प्लूरीपोटेंट है आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा सेल्स नहीं बना सकता है। जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो वो एक प्लूरीपोटेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आप समझ रहे हो कि अब एक बार अगर जाइगोट बन गया है तो वो खुद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर सकता है, बट वो जैसे ही मॉड्यूला से एक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, तो वो प्लेसेंटल सेल्स को नहीं बना सकता है। इसलिए यहाँ पे वो, अगर आप इस एंटायर सेल को विदाउट एनी प्लेसेंटा किसी नए एनवायरनमेंट में रख दोगे तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है एम्ब्रियो को, और वो ये नहीं ले सकता है। इसलिए इसको अपन प्लूरीपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपोटेंट। Multipotent stem cells that can differentiate into multiple cells in a closely related family of the cells. Best example is hematopoietic stem cells. तो hematopoietic stem cells जो होते हैं वो further differentiate होते हैं into lymphoid stem cells, फिर into mast cell, आपकी B cell, T cell, macrophages, neutrophils, eosinophils, इन सब में वो differentiate होता है। तो immunology में आपने देखा होगा। तो multipotent cell होता है hematopoietic stem cell, वो किसी भी blood cell के अंदर differentiate हो सकता है। तो ये मल्टीपल सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, बट क्लोज रिलेटेड, मतलब ओनली ब्लड के अंदर। ये टिश्यू किसी मसल का नहीं बना सकते हैं सेल, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो होते हैं आपकी मल्टीपोटेंट सेल। नेक्स्ट इज ओलिगोपोटेंट सेल। स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू ओनली ए फ्यू सेल टाइप्स। फ्यू सेल टाइप्स जैसे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स सिर्फ लिम्फ सेल्स बना सकते हैं, वो ब्लड सेल्स वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो ये एक ओलिगोपोटेंट होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इन पोटेंट टर्म्स के अंदर वो आते हैं टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट के अंदर से।
कई जगह आप देखोगे कि टोटीपोटेंट एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कई जगह आपको मिलेगा कि एंटायर ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय प्लूरीपोटेंट। अब ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, एक रिसर्च पेपर है जो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट के अंदर एक्चुअल में आप, क्योंकि काफ़ी सारी जगह जैसे डीबीटी का एग्जाम होता है उसमें इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर साल, और CSIR के अंदर कभी कभी इसका एक क्वेश्चन आता है। जब आप CSIR के आंसर, क्वेश्चन और आंसर को देखोगे और एक डीबीटी के एग्जाम के क्वेश्चन और आंसर को देखोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों के टर्म्स में। वो जो डेफिनेशन देते हैं प्लूरीपोटेंट टोटीपोटेंट की, वो दोनों की एंटायरली अलग होती है। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि गलत क्यों है सही क्यों है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि प्लूरीपोटेंट एक्चुअल में कौन से सेल्स होते हैं, ये आपको नाम पता करने हैं। यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं मैंने, एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं इसके। तो ये जो प्लूरीपोटेंट के एग्जाम्पल्स हैं ये आपको ढूंढने हैं। आप नोट्स जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे उसको लिखना जरूर है कि ये कुछ सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं। ध्यान रखना, ये कुछ सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं, उनका नाम बाकायदा आपको लिखना है। अगर आप क्लास में बता सकते हैं कल तो आप ज़रूर बताना, ओके, मैं बता दूंगा कि आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको लिख लेना अलग से। बाकियों के तो एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, प्लूरीपोटेंट का मैं नहीं लाया हूँ, वो आपको ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनि मीन सिंगल। तो स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन सेल बट स्टिल पोजेस सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी। जैसे कि मसल स्टेम सेल्स हो गए, तो मसल सेल्स में क्या होता है, एक सेल जब खराब होता है तो दूसरा उसको रिप्लेनिश कर देता है, उसको वियर आउट हो जाता है पुराना वाला और नया वाला आके स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टेम सेल से बनती हैं। तो स्टेम सेल सिर्फ उस एक सेल में कन्वर्ट हो सकता है, और सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी, इसी को अपन सेल्फ रिन्यूअल बोलते हैं यूनिपोटेंट को। तो यूनिपोटेंट सेल्स की खासियत होती है सेल्फ रिन्यूअल की। एग्जाम्पल इज मसल स्टेम सेल्स। क्लियर है सभी को ये? अब अपन आते हैं प्रोजेनेटर सेल पे। तो प्रोजेनेटर सेल कौन से होते हैं, मल्टीपोटेंट या फिर यूनिपोटेंट सेल्स whose self renewal can be limited and differentiates into a specialized cell। तो मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट सेल्स जो हैं वो प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं, और उनमें भी मोस्टली मल्टीपोटेंट सेल्स जो हैं प्रोजेनेटर सेल बनते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल आपको पता ही है, जिसकी सेल लाइन के अंदर एंडिंग आ चुकी है, जो एकदम स्पेशलाइज्ड हो चुका है, जो अब आगे नहीं बढ़ सकता है कहीं और, वो आपका एक डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। ये हमेशा एक प्रोजेनेटर सेल से डिराइव होता है। ओके, वाई प्लूरीपोटेंट डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल एक्सेप्ट प्लेसेंटा। ओके शाजिया, ओके, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब एक जाइगोट बनता है तो जब वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, तब तक वो काफ़ी सारे मूवमेंट करता है। आपको पता होगा कि जो आपकी ओविडक्ट होती है, मान लो ये ओविडक्ट है, तो उसमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। विच रीजन इज दिस एम्पुला? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन इट मूव्स फ्रॉम हेयर एंड देन वो यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है। ओके, तो जाइगोट जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है उसका। जब वो यहाँ पे मूव होके स्टेब्लिश हो जाता है तब तक वो मोरुला स्टेज में मिलता है, और अगर इम्प्लांट होने के बाद में वो ब्लास्टोसील बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। तो जो प्लेसेंटा आपका फॉर्म होता है वो उसको बनाने के जो सेल्स हैं वो सारे मोरुला या फिर जाइगोट स्टेज के अंदर ही मिलते हैं। एक बार वो जैसे ही डिफरेंशिएट हो गया ब्लास्टोसिस्ट में, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो सेल पोटेंसी कम हो रही है, वो डिफरेंशिएशन होने की तरफ चल रहा है। तो वहाँ चलते चलते इनिशियली सबसे पहला जो सेल है मान लो प्लेसेंटा का है, तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है। वो डिफरेंशिएट होने के बाद में उसके सारे स्टेम सेल्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, अब उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें कुछ नहीं बचता है जो प्लेसेंटा ओरिजिन का होता है, इसलिए वो प्लेसेंटा नहीं बना सकते हैं। बाकी वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो मेजरली सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं हैंड्स लिम्स वगैरह में, वो सब आपके ब्लास्टोसील के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो सेल होता है ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। बट वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसके पास प्लेसेंटा नहीं थी। वो कोई भी सेल बना सकता है, आगे फर्दर इन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन होगा। खैर अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे इस सब यूनिट में, आई मीन यूनिट में, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके शाजिया? यस, ओके, और किसी को कोई डाउट?
ओके, दो टर्म्स और हैं जिनका नाम है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जो कि अपन देख चुके हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो इसको नहीं बताऊंगा मैं वापस, इसकी डेफिनेशन सीधी पढ़ देता हूं मैं. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अकर्स व्हेन बोथ द मैटरनल एंड पैटर्नल एलील्स आर प्रेजेंट but one allele will be expressed while other remains inactive, and this is because, yes guys, this is because of जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. क्यों होती है? यस, एपिजेनेटिक रेगुलेशन से. वेरी गुड. एपिजेनेटिक्स क्या होती है? व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? डीएनए सीक्वेंसेस सेम होता है, बट उसके अंदर मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं. यस, कुछ जीन सप्रेस हो जाते हैं, कुछ एक्सप्रेस हो जाते हैं, उस वजह से जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आती है. ओके, ये पेरेंट स्पेसिफिक ऑरिजिन का होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. अगर फादर में कोई चीज़ है तो सन में होगी, अगर मदर में है तो डॉटर में होगी, ऐसा होता है. जीनोमिक इक्विवेलेंस, हर सेल जो आपकी बॉडी के अंदर है उसके अंदर जीनोम का सीक्वेंस, या फिर आई मीन नॉट जीनोम का सीक्वेंस, जीनोम का नंबर जो है जीन्स का या फिर क्रोमोसोम्स का, वो सेम रहता है. ओके, दिस इज जीनोमिक इक्विवेलेंस. मतलब आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो वो 23 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. तो जीनोमिक इक्विवेलेंस मीन्स दैट द जीनोम ऑफ ऑल और द मोस्ट ऑफ द सोमेटिक सेल्स विद इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम. ध्यान रखना, सोमेटिक सेल्स बोला है इसने, जर्मलाइन सेल्स में हाफ हो जाता है क्योंकि वो एनप्लॉयडी के होते हैं. That is have the same amount of DNA and the same nucleotide sequence. So this is your genomic equivalence. Phenotypes express either in male or female. Yes, अवदेश, it depends कि वो कौन से origin से आ रहे हैं. Okay, genomic imprinting. Okay, फिर इस डायग्राम पे आते हैं. यहाँ पे आप मल्टीपोटेंट के एग्जांपल्स देख सकते हो कि मल्टीपोटेंट जो है वो प्रोजेनेटर को डिफाइन करेगा और प्रोजेनेटर से जो है ऑर्गन बनेंगे. तो आप देख रहे हो एक्टोडर्म जो है उससे क्या बन रहा है, आपका ब्रेन, सीएनएस वगैरह बन रहा है, स्किन वगैरह बन रहा है. तो ये एक्टोडर्मल हो गया. मीजोडर्म के अंदर आप देख सकते हो ब्लड सेल्स बन रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं, एंड देन एंडोडर्म के अंदर टिश्यूज़ बन रहे हैं, जो खासकर डाइजेस्टिव टिश्यूज़ हो गए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये क्या चीज़ है गाइस, कोई बता सकता है ये किसका डायग्राम है? ये यस, इट इज पेनक्रियास. ओके, पेनक्रियास है वो. दिस इज नॉट स्किन. अच्छा, आप फोन वगैरह में देख रहे हो तो आपको स्किन दिख सकता है ये, बट दिस इज पेनक्रियास. ओके, ये है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जिसके अंदर आपको अलग फर्दर डिफरेंशिएशन मिलेगा. इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, ये समझ आ जाएगा. ये जब आप खत्म हो जाएगी यूनिट तब पढ़ोगे इस डायग्राम को, तो आपको ये सबसे ईजी डायग्राम लगेगा. ओके, अब अपन आते हैं डेवलपमेंट हियरार्की इन वर्टिब्रेट्स में. जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो जाइगोट जो है वो मोरुला बनाएगा. मोरुला 8 से 10 सेल का स्टेज होता है, जहाँ पे थोड़े बहुत डिवीज़न होते हैं जाइगोट के अंदर. 8 से 10 सेल्स बनते हैं, और वो 8 से 10 सेल्स अगेन स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं. दे आर हाईली टोटीपोटेंट. और वो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं या फिर ब्लास्टूला बनाते हैं, उसके बाद में आपका डेवलपमेंट हियरार्की स्टार्ट होता है. तो ब्लास्टूला जो है वो फर्दर डेवलप होता है एक्टोडर्म में, मीजोडर्म में एंड एंडोडर्म में, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको ये. अब इस एक्टोडर्म में क्या बनता है और क्या नहीं बनता, ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं. फ्री के 4 नंबर देखे जाते हैं आपको. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है. एक्टोडर्म से मोस्टली बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पीएनएस. क्या होता है पीएनएस गाइस? पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, यस. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उनका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है. एंड देन मीजोडर्म जो है वो डॉर्सल मीजोडर्म बनाती है एंड वेंट्रोलेटरल. अच्छा, ये टर्म डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पता है आप लोगों को? मान लो कि ये ह्यूमन है, तो कौन सी साइड डॉर्सल होती है गाइस? बैक साइड. अपना जो बैकबोन होती है पीछे,
वो साइड अपनी डॉर्सल होती है, और जो अपने आगे होता है चेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ अपन को वेंट्रल होता है। ओके, तो डॉर्सल, वेंट्रल, एंड व्हाट इज वेंट्रोलेटरल? वेंट्रोलेटरल क्या होता है? साइड का, सामने साइड में, ओके, शोल्डर साइड में, ओके 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 ओके। जहाँ पे आप कह सकते हो जंक्शन होता है लेटरल और वेंट्रल का, मतलब वेंट्रोलेटरल का मतलब तो यही हुआ ना कि जहाँ पे जंक्शन होता है वेंट्रल का और लेटरल का। ओके, शोल्डर साइड से अगर आप देखोगे तो दैट इज राइट। तो वेंट्रोलेटरल मीजोडर्म होता है और डॉर्सल मीजोडर्म होता है। डॉर्सल मीजोडर्म जो है आपका पीछे की साइड, वो आपका नोटोकॉर्ड बनाता है। नोटोकॉर्ड इनिशियली बनती है, बाद में ये जो है डिफरेंशिएट हो जाती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, एंड सोमाइट्स होते हैं। व्हाट आर सोमाइट्स गाइस? कभी नाम सुना है सोमाइट्स का? क्या होते हैं सोमाइट्स, क्या होते हैं? सुना है तो बताओ। चिक डेवलपमेंट में सुना है, ओके। व्हाट आर सोमाइट्स? सुना तो है, मैंने भी सुना है। पैरेक्सियल मेसोडर्म दैट फॉर्म्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके ओके। तो आप ये कह सकते हो कि सोमाइट्स जो होते हैं, वो जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है उसके अराउंड कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उनको अपन सोमाइट्स कहते हैं। जैसे आप टिश्यू या फिर मसल्स आप कह सकते हो, बट ये मतलब एक फुली डिफरेंशिएटेड मसल्स भी नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे टिश्यू के टुकड़े जैसे होते हैं जो आपके जो नोटोकॉर्ड है उसको सराउंड करते हैं। मसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सोमाइट भी आगे जाके मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सोमाइट से ही आपका डर्मिस बनता है, स्किन हो गई, और कार्टिलेज एंड बोन्स बनती हैं। ओके, एंड जो आपका वेंट्रोलेटरल है उससे आपका बनता है लिम्ब बड, जो आप बता रहे हो कि ये आपका मान लो शोल्डर है, तो यहाँ से लिम्ब बड बनेगी। किडनीज, हार्ट, ब्लड, विसरल मीजोडर्म, ये सब आपके वेंट्रोलेटरल मीजोडर्म से आएंगे। यस, AER, जो कि लिम्ब डेवलपमेंट के अंदर काम आता है। एंड देन एक्टोडर्म में आपको पता है एपिडर्मिस, जो कि स्किन होती है। न्यूरल प्लेट से आपका CNS बनेगा, न्यूरल क्रेस्ट से आपका PNS बनेगा। अब न्यूरल प्लेट और न्यूरल क्रेस्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, ये अपन इस थर्ड सब यूनिट के अंदर जरूर देखेंगे। तो मीजोडर्म और एंडोडर्म में आपको पता ही है कि जो आपका मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गट एपिथेलियल एंडोडर्म से बना हुआ है, और जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एंडोडर्म से बने हुए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या क्या चीज़ें फॉर्म करती हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए इन चीज़ को अवॉइड नहीं करें। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पोटेंशियल टारगेट होते हैं, 4 नंबर फ्री के देखे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखा करो। अब अपन आते हैं कमिटमेंट की स्टेजेस के ऊपर। क्यों अपन कमिटमेंट पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे सेल आगे चलता है वो कमिटेड होता रहता है, वो अपनी पोटेंसी को कम करता जाता है, रेस्ट्रिक्ट करता जाता है, और डिफरेंशिएशन करने लगता है खुद का। डिफरेंशिएशन जब वो कर लेता है तब वो अपनी सेल्फ फेट अचीव कर लेता है, और वो आराम से ज़िंदगी भर के लिए वहीं रहता है। तो कमिटमेंट जब होता है कोई भी सेल का, तो उसके अंदर 4 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। सबसे पहला जो सेल है जिसको कोई भी सिग्नल नहीं मिला है कुछ भी डिफरेंशिएशन करने का, उसको अपन नेव सेल बोलते हैं। नेव सेल आपको इम्यूनोलॉजी के अंदर भी टर्म मिलेगी, नेव सेल्स। नेव सेल्स मीन जिनको कोई सिग्नल आज तक नहीं मिला है, इनको कोई खबर नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको क्या करना है ये भी नहीं पता, इसलिए इनको अपन नेव बोलते हैं। अब इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ये इनको कोई सिग्नल देगा, या फिर इनको अंदर से ही ऐसे आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर आप कह सकते हो कि अंदर से इनको एक आवाज़ आएगी कि आपको ये करना है, तो वो चीज़ करेंगे। तो नेव सेल्स के अंदर 2 चीज़ें हैं जो इसको कमिटमेंट की तरफ धक्का देगी, और वो हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स और इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि कोई सेल दूसरा इंड्यूस कर रहा है, उसको सिग्नल्स भेज रहा है उसके पास में, तब वो उससे इंड्यूस हो रहा है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो तो मैं भी ये कर लेता हूँ, वो एक इंडक्शन हो गया। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अंदर से आवाज़ आती है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उसको बोलते हैं कि तुम अब ये करो, तो वो आगे चलता है, कमिटमेंट की तरफ चलता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स या फिर इंडक्शन हो, वो दोनों जो है नीव सेल्स को एक स्पेसिफाइड सेल के अंदर पुट करेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में आना पड़ेगा।
तो सबसे पहले आप थे 12th क्लास में, नहीं 10th क्लास में आप थे, आपने बोला मैं लूँगा। आपके पास ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप कुछ और वगैरह वगैरह ले लो, बस कुछ ले लो। तो आपके पास में वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब आपने क्या किया, साइंस ले लिया। अब साइंस में भी आपने मैथ्स लिया, बायोलॉजी लिया, तो मान लो आपने लिया बायोलॉजी। अब आपके पास में ऑप्शन, सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिखता है नीट, जबकि आपको पता नहीं है कि नीट के अलावा 1000 चीज़ें और हैं, बट अभी आप इसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। ओके, अगर नीट में हो जाएगा तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, वरना आप कुछ और करेंगे। तो मान लो आपने बीएससी लिया, एमएससी लिया, एमएससी लेके आप पीएचडी के अंदर चले गए। तो पीएचडी के अंदर आपने खोज स्टार्ट करी कि पीएचडी में होता क्या है। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, वो ये है कि 10वीं में जब आप थे, 10th में, तब आपके पास में खूब सारे ऑप्शंस थे। आपने साइंस ले लिया तो आपके ऑप्शंस रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और अगर आपने अंदर डिफरेंशिएशन कर लिया खुद का, आपने मान लो एमएससी करके पीएचडी के अंदर आ गए, तो पीएचडी में भी आपका अब तो आप रेस्ट्रिक्ट होते जा रहे हो अपनी पोटेंसी से। अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते हैं कि आप भाई अब चले गए कॉमर्स ले ली वापस, पीएचडी करते टाइम याद आया कि नहीं साइंस अच्छी नहीं थी, अब अपन को कॉमर्स लेनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं है पॉसिबल, टाइम वापस नहीं आता है, ये चीज़ याद रखना आप, और वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो मान लो अब आपको किसी ने कहा कि भाई पीएचडी कर लो। आपने देखा पीएचडी कैसे करते हैं, एक एग्ज़ाम होता है नेट का, उसके बाद में पीएचडी होती है। अब नेट के लिए आपने तैयारी स्टार्ट करी। कैसे तैयारी स्टार्ट करी, आप यूट्यूब के चैनल्स देख रहे हैं, आप वगैरह वगैरह जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि क्या होता है आगे, स्कोप क्या है और कोचिंग क्या क्या है। तो आपको मिली बायोलिंगुअल सीएसआईआर, आपने इसमें इनरोलमेंट कर दिया, पैसे दे दिए, फीस जमा करा दी। अब आप पक्के हो चुके हैं कि अब अपन को करना ही है। तो मान लो जब आप पीएचडी करने की सोच रहे थे, किसी रिश्तेदार ने आके कहा कि बेटा पीएचडी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तुम एक काम करो, इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, उसमें नौकरी कर लो। आप यहाँ पे उसकी बातों में आ सकते हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। तो आप जब पीएचडी के बारे में सर्च कर रहे थे, तब आप एक न्यू पर्सन थे, आप एक न्यू बॉर्न की तरह बिहेव कर रहे थे। अगर आपको पीएचडी के लिए कहा जाए, आप पीएचडी को ढूंढने लग जाओगे, उसके बारे में सर्च करने लग जाओगे, बट किसी ने आके कह दिया नहीं इंडस्ट्री ज्वाइन करो, तो आपको एक सिग्नल मिल गया है। और वो सिग्नल कौन था, ये इंडक्शन कंसेप्ट के साथ प्रमोशन कह सकते हो आप। तो आपको सिग्नल मिला बाहर से कि इंडस्ट्री, तो आप इंडस्ट्री की तरफ चले गए। बट मान लो आपको कोई सिग्नल नहीं मिला, आपको कोई सिग्नल नहीं मिला, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब आपने फीस जमा करा दी है, तो ये कौन सी थी, आप यहाँ पे नेव थे, ध्यान देना, ये नेव थे आप। अब आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्पेसिफाइड हो चुके हो कि अपन को पीएचडी ही करनी है, स्पेसिफाइड हो चुके हो, आपको सिग्नल मिल गया, अंदर से इच्छा जाग गई कि अब तो पीएचडी करनी है, अब कुछ नहीं करना। तो आपने क्या किया, फीस जमा करा दी। अब आप कौन सी स्टेज में आ गए, डिटर्मिनेंट में आ गए कि अब मैं नहीं हिलूंगा। अब आपके रिश्तेदार आए और उन्होंने बोला नहीं बेटा पीएचडी में स्कोप नहीं है, तो क्या आप पीछे से हट जाओगे, क्या अब आप वापस पीछे चले जाओगे इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए? नहीं करोगे आप ऐसे गलत काम कि भाई अब तो फीस जमा करा दी, अब तो 1 साल पढ़ूंगा, उसके बाद ही इंडस्ट्री का सोचूंगा, अगर नहीं होगा तो इस स्टेज पे आप एकदम डिटर्मिनेंट हैं कि मैं अब फीस तो दे ही दी है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब आपके पास में पोटेंसी ख़त्म हो रही है। तो आप उस कोचिंग में रहते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं बाहर वाले की, और सीधा अपने टारगेट की तरफ चलते जाते हैं। तो आप जैसे ही पीएचडी कर लेते हो, आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब आप जो भी आपको करना था वो हो चुका है। तो नेव सेल जो है उसके अंदर आप सिग्नल डाल के उसको चेंज कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब वो स्पेसिफाइड हो रहा है। स्पेसिफाइड हो रहा है मतलब अब आपने नेट की तैयारी स्टार्ट करने की सोच ली है, अभी आपने फीस जमा नहीं कराई है, बट आप जैसे ही फीस जमा कराने जा रहे थे, रास्ते में ही आपको रिश्तेदार मिल गए, उन्होंने बोला नहीं बेटा इंडस्ट्री ज्वाइन करो। तो आप क्या यहाँ से पीछे रिवर्ट आ सकते हो? क्या आप स्पेसिफाइड से रिवर्ट आ सकते हो या नहीं आ सकते? आप फीस जमा कराने जा रहे हैं, आपको किसी ने बीच में रोक लिया, बोले नहीं इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा स्कोप है, तो क्या आप पैसे दिए बिना वापस घर पे आके इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप जब स्पेसिफाइड के अंदर हो
आप जब डिटर्मिनेंट नहीं बने हो तब तक आपके अंदर रिवर्सिबल चेंजेस आ सकते हैं। ध्यान रखना, आप स्पेसिफाइड से वापस नेव भी बन सकते हैं। एक बार आपने फीस जमा करा दी, उसके बाद कोई स्कोप नहीं है। डिटर्मिनेंट होते ही आपके अंदर से कमिटमेंट जो है वो निकल के बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन की तरफ ही चलेगा। अब आपको चाहे कोई रिश्तेदार आए या उसका बाप आए, आप फीस जमा करा दी है, वो मैं नहीं देने वाला हूँ, तो आपको पीएचडी ही करनी। ओके, तो यहाँ पे आके अब सारे स्टेप क्या हो गए हैं, इररिवर्सिबल। डिटर्मिनेंट एक सेल अगर हो जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है, उसके बाद में वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकता है, इररिवर्सिबल स्टेप हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि नेव सेल, ये सीक्वेंस सबसे पहले याद रखना, नेव सेल, स्पेसिफाइड, डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन। नेव सेल से स्पेसिफाइड बन सकता है, स्पेसिफाइड से नेव बन सकता है, स्पेसिफाइड से डिटर्मिनेंट बन सकता है, पर डिटर्मिनेंट से स्पेसिफाइड नहीं बन सकता है। एक बार डिटर्मिनेंट बन गया तो उसको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। आप पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद में पीएचडी करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, आप निकल सकते हो, बट वो एक गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो जब आप फीस जमा कराने जा रहे थे, तो जो आपके रिश्तेदार आपको मिले थे वो क्या क्या है, आई मीन आप फिर भी फीस जमा करा के आ गए, तो आपने एक जिद दिखाई कि मैं ना कितना भी कह लो आप, मैं जाऊँगा तो यहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। तो आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस वाली जो बात है वो आपने ख़त्म कर दी। कॉम्पिटेंस होता है किसी सिग्नल को रिसीव करने की एबिलिटी को अपन कॉम्पिटेंस कहते हैं। आपको किसी ने कहा, आपने उसकी अनसुनी कर दी, तो आपने लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस कर दिया कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो जब एक स्पेसिफाइड से डिटर्मिनेंट स्टेप में जब जाता है सेल, तो उसके अंदर लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस हो जाता है, वो कोई भी सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। अगर उसके पास सिग्नल आ भी रहा है, उसके साथ अटैच भी हो रहा है, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, वो सीधा उस काम में चलता रहेगा। ये एक ऑप्शन है डिटर्मिनेंट बनने का। दूसरा क्या है, ऑल्टरनेटिव फेट्स। ऑल्टरनेटिव फेट्स मतलब कि जो सिग्नल जिस चीज़ का आ रहा है, आप उसके अलावा तीसरा काम करने जा रहे हो, आप डिफरेंशिएशन ही हो, बट किसी सिग्नल की नहीं करके आप खुद के अंदर की बात से डिफरेंशिएशन कर रहे हो। पॉजिटिव फीडबैक लूप से भी आप डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट हो सकते हो। पॉजिटिव फीडबैक लूप मतलब कि आपका एक भाई था, उसने पीएचडी करके प्रोफेसर बन गया, आज उसकी 2 लाख की सैलरी है, आपने बोला नहीं अब मैं भी करूँगा, तो आपने उस भाई से एक पॉजिटिव फीडबैक लेके और एग्ज़ाम में घुस गए आप भी। और लास्ट है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। याद है आपको क्रोमेटिन रीमॉडलिंग? 3rd यूनिट का टॉपिक है। कौन बताएगा वो स्टेप जो है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का वो जो इक्वेशन है वो क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन टू यूक्रोमेटिन। याद है सभी को? एटीपी की हेल्प से होता है ये। और कौन सा प्रोटीन काम आता है? स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स, याद है? हिस्टोन मॉडिफिकेशन से होता है। ओके, स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम आता है। जो लोग बोल रहे हैं 3rd यूनिट का रिवीजन करना, याद आ जाएगा। ओके, तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग भी एक तरीका होता है स्पेसिफाइड से डिटर्मिनेंट बनने का। तो डिटरमाइंड आपको बनना है तो आपको डीएनए के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि आप पीछे नहीं जा सकते हो। एक बार अगर यूक्रोमेटिन बन गए हो, अगर आप प्रोटीन एक्सप्रेस करने लग गए हो डिटरमिनेंट स्टेप के, तो फिर आप पहले जाके प्रोटीन, जो पहले प्रोटीन बन रहे थे, उनका सिंथेसिस नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एक सेल के अंदर होता क्या है, डीएनए होता है, उससे आरएनए बनता है, उससे प्रोटीन बनता है, जो कि एक सेंट्रल डोगमा है। तो अगर आप डिटरमिनेंट स्टेप में हो तो आपका प्रोटीन एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाएगा। आप स्पेसिफाइड में हो तो आपका प्रोटीन एक्सप्रेशन अलग होगा। तो जब कौन सी स्टेप में आप हो, कौन सी स्टेज में आप हो, वहाँ पे किस तरह के रंग आपके अंदर से निकल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट हैं पीएचडी करने के लिए, आप एक टॉपर हैं, क्लास में एग्ज़ाम्स में टॉप कर रहे हैं, तो आपको आसपास पड़ोस वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छे से लीन होके पढ़ाई कर रहा है, इसका तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो एक डिटर्मिनेंट स्टेप। आपने खुद के अंदर ऐसे चेंजेस किए हैं, आपने अपनी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज कर दी, आप जल्दी उठने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं, और एकदम जो साइंटिस्ट होते हैं पागल वाले, वैसे तरह के आप बिहेव कर रहे हो, तो फिर आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप फिर डिटर्मिनेंट हो चुके हैं। अब आप डिफरेंशिएट ही होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा।
अब जब आप डिटर्मिनेंट हो चुके हैं तो सेल स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होगा, मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर पढ़ाई ही पढ़ाई होगी और आप सीधे एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, तो आप डिफरेंशिएट हो जाओगे और आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी। ये हैं 4 स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट। ये क्लियर है सभी को? यस, ओके। तो यहाँ पे नीचे जो डायग्राम दे रखा है वो आपके एक वर्टिब्रेट के हिसाब से दे रखा है। तो आप देखोगे कि ब्लास्टुला जो स्टेज होती है वो कब बनती है? जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला बनती है। ब्लास्टुला के अंदर स्पेसिफिकेशन हो रहा है, वो बन रहा है गैस्ट्रुला। क्या गैस्ट्रुला से वापस ब्लास्टुला बन सकता है? क्या गैस्ट्रुला से वापस ब्लास्टुला बन सकता है? यस, नहीं बन सकता? यस मनोशी, नहीं बन सकता? बन सकता है, ओके, बन सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सेल बन जाएगा, नो, पूरा सेल नहीं। इसमें से ये जो ग्रीन पोर्शन है, मान लो यहाँ से आपने एक सेल उठाया, ये सेल जाके बना रहा था आइस को, आपने क्या किया, इस पूरे सेल को निकाला। आई मीन ये ब्लास्टुला से किस में चला गया? गैस्ट्रुला में। गैस्ट्रुला में ये क्या है? अगेन यहीं का यहीं है। आपने यहाँ से निकाला, आप इसको इस एनवायरनमेंट से अगर निकाल दोगे तो ये ऐसा कैसा रहेगा? इसके अंदर कभी भी आँख नहीं बनेगी। आँख क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आपको इसमें भी सिग्नल चाहिए। स्पेसिफाइड होने के बाद भी उसके अंदर लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस होगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप होगा, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग होगी, तब जाके वो डिटरमिनेंट बनेगा। एक बार डिटरमिनेंट बन गया तो फिर वो डिफरेंशिएट आई के अंदर ही करेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये देख रहे हो कि ब्लास्टुला जो है उसके अंदर इरिवर्सिबल, आई मीन रिवर्सिबल है वो स्टेज गैस्ट्रुला तक की। गैस्ट्रुला के बाद में ये जो डिटरमाइंड हो चुका है एक बार, अब ये आँख ही बनाएगा, नॉर्मल आँख ही बनाएगा। अब आप इसको चाहे कहीं भी डाल दो, कहीं भी ले जाओ, ये आँख ही बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर आ चुकी है वो प्रॉपर्टी जो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार अगर वो डिटरमिनेंट हो गया, उसके बाद में उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। यहाँ पे इसके अंदर आप कितना भी चेंज कर लो, ये चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे आने के बाद में उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइस, क्लियर है? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट किसी को आज? ओके गाइस, देन थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो एट 9 PM। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।